नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय अजय शुक्ला सर। स्वागत और अभिनंदन। चर्चा करेंगे कि रिलायंस ने आधी रात एक लेटर क्यों जारी किया और देखते ही देखते सुबह जैसे ही 10 बजे लाखों करोड़ रुपया डूब गया। जो रुपया डूबा वो किसका था? वो हम और आप सबका था। रिलायंस का नहीं डूबा। शेयर जिसने खरीदे थे उस शेयर होल्डर का पैसा डूब गया। बड़ा नुकसान हो गया। और इस सब में जो भद्द पिटी वो मोदी सरकार की पिटी। ट्रंप ने जो कहा उस पर अंबानी बंधुओं ने मोहर लगा दी कि हां वो सही कह रहे थे। अब काटो तो खून नहीं कहा जाता अपने यहां कि एक ऐसी बात हो गई कि अब काटो तो खून नहीं था। अब क्या मोदी इस देश के जनमानस को जवाब दे पाएंगे? एक झटका नहीं है। वेनेजुएला को लेकर जो बातचीत चल रही थी उसमें जो भारत सरकार ने अपनी प्रेस रिलीज जारी की उसमें कहीं ना तो ट्रंप का नाम है ना अमेरिका का नाम है। तो यह कैसा प्रेस पत्र जारी करना था? वहीं कांग्रेस ने जारी किया तो खुल के लिखा है कि यूएस। अब कांग्रेस की तारीफ हो रही है और इधर रिलायंस का लेटर जो भद्द पिटवारा है जिसने ट्रंप के कल के वीडियो पर मोहर लगा दी कि ट्रंप ठीक कह रहे थे कि रूस से कोई भारतीय तेल कंपनी तेल नहीं ले रही है। अजय सर, क्या है इस लेटर का लब? बोलो, आप जानना चाहेंगे आपसे। स्वाभाविक सी बात है, एक चीज समझनी पड़ेगी। एक बात नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने संसद के सत्र के दौरान प्रांगण में संसद के प्रांगण में कही थी कि नरेंद्र मोदी वही करेगा जो डोनाल्ड ट्रंप कहेगा। और यह बात पूरी तरह से साबित हो गई। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो मुझे खुश करना चाहता है और मुझे खुश करने के लिए उसने रसिया से तेल लेना बंद कर दिया है। हम आपको लग सकता था कि शायद वो बड़बोली बात कर रहा होगा या ऐसे ही कर रहा होगा। तो उसका, जैसा कि आपने कहा, रिलायंस ने जो अपनी प्रेस रिलीज जारी की उस प्रेस रिलीज में उसने कह दिया कि वो रसिया से अब एक बूंद तेल नहीं खरीद रहा है। उसने तुरंत बंद कर दिया, अमेरिका के निर्देश का पालन किया है। और क्योंकि सबसे ज्यादा रिलायंस ही खरीद रहा था, उन्हीं की जामनगर रिफाइनरी में आ रहा था वो। और जो आ रहा था तो अब आप समझ सकते हैं, इसके पहले नायरा समेत तमाम जिस तरीके से बंद कर चुके हैं वह भी सामने आ गया। तो जो तेल खरीदा जा रहा था वो खरीद कौन रहा था? यही रिलायंस खरीद रहे थे, थोड़ा बहुत सरकारी कंपनियां। तो धीरे से सब बंद कर दिया, ना के बराबर रह गया। क्यों रह गया? यदि इससे फायदा था, देश को फायदा था, तो बंद क्यों किया? और यदि नुकसान था और सिर्फ कंपनियों को, निजी कंपनियों को फायदा था, तो क्यों उसके साथ में सौदा किया? क्यों भारत के ऊपर टैरिफ लगवा दिया? उसी समय तुरंत क्यों नहीं घोषणा की? असल में चोरी छिपे सब काम किया गया था और चोरी छिपे ही दूसरा काम किया गया। तो अब यह खुल के सामने आ गया कि भारत का प्रधानमंत्री वास्तव में नरेंद्र मोदी, सरेंडर मोदी है, जो बात हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कही थी। यानी एक एक बात राहुल गांधी की सही साबित हो रही है। यह वो भारत है जहां कहा जाता है हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, हम तो लोकतंत्र की जननी हैं, हम तो दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है, सबसे ज्यादा युवाओं का देश है, सबसे ज्यादा स्किल है और न जाने क्या क्या कहते हैं। जब ये वैश्विक मंचों पर यह कहते हैं तो आज भारत का प्रधानमंत्री इतना सबसे ज्यादा दुनिया में डरा हुआ क्यों है? क्योंकि वेनेजुला के मामले में जिस तरह से, चाहे चीन हो, चाहे रसिया हो, चाहे ब्राजील हो, मेक्सिको हो, छोटे छोटे, क्यूबा हो, दूसरे और देशों, छोटे छोटे देश जिस तरह से बोल रहे हैं, और हम तो सबसे बड़े देश होने का बड़ा दम भरते हैं, और इसके बाद
हमारा प्रधानमंत्री डरा, सहमा, कायर सा, एक शब्द नहीं बोल पाया। वो अब तक नहीं बोला है। आधा दर्जन मौतें हो चुकी है बांग्लादेश में हिंदुओं की, आज तक एक बार नहीं बोला। प्रियंका गांधी बोली, लेकिन वो नहीं बोल पाया। इसी तरीके से जब जब जो भी वैश्विक मामले हुए, चाहे फिलिस्तीन का मामला रहा हो, चाहे कहीं और रहा हो, कभी नहीं बोल पाया। यहां तक कि पाकिस्तान के साथ में ऑपरेशन सिंदूर का जब मसला आता है, तो ऑपरेशन सिंदूर के मामले में पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र संघ में दावा करता है कि हम जीत गए। वहां संयुक्त राष्ट्र संघ में भी डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि हमने भारत को डराकर समझौता कराया, सीज फायर कराया। और जब यह सब कहता है, इसके बावजूद नेता प्रतिपक्ष ने सदन में चुनौती दी थी कि नरेंद्र मोदी एक बार कह दे कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहा है, तो वो नहीं कह पाए। अमेरिका का नाम नहीं ले पाए। आज तक न चीन का नाम ले पा रहे हैं, न पाकिस्तान का नाम ले पा रहा है, न अमेरिका का नाम ले पा रहा है। इतना डरा हुआ, कांपता हुआ प्रधानमंत्री, और खुद को कहेगा हम 56 इंची। भारत के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसा व्यक्ति हमारा प्रधानमंत्री है। एक समय में श्रीमती इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री होती थी। भारत कोई बहुत ना आर्थिक तौर पे मजबूत था, ना और दूसरी तरीके से मजबूत था आज की तरह से, क्योंकि कांग्रेस ने इतने सालों में परमाणु संपन्न भी कर दिया और सब कुछ बना दिया। बावजूद इसके इंदिरा जी ने ही परमाणु संपन्न बनाया था। पहला परमाणु परीक्षण उन्होंने ही किया था, और उसी परीक्षण में जो बनाए गए बम थे, उन्हीं का ही परीक्षण बाद में अटल बिहारी वाजपेयी ने किया। आप देखिए, इतना सब होने के बाद इंदिरा गांधी ने बिल्कुल स्पष्ट कहा था, हम तय करेंगे कि हमारा भविष्य क्या होगा, और कोई दूसरा नहीं तय कर सकता। कोई बड़ा देश हमें निर्देश देने का दुस्साहस ना करे। और यह कहते हुए, और नरेंद्र मोदी को तो सिर्फ एक फोन आया था डोनाल्ड ट्रंप का, उतने से डर गए थे। इंदिरा गांधी जी के समय में 7वां बेड़ा आके बंगाल की खाड़ी में खड़ा हो गया था। मिसाइलें और तोपों का मुंह भारत की तरफ था, लेकिन इसके बावजूद इंदिरा गांधी ने कहा था 7वां नहीं 70वां बेड़ा भेज दीजिए, हम किसी से नहीं डरते। और उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया था, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। तो यह अंतर है। आज इतना डरा हुआ कायर प्रधानमंत्री है जो खुद को 56 इंची कहता है, और वह एक महिला इतनी ताकतवर थी कि जिसे गूंगी गुड़िया ये लोग कहते थे संगी, तो उस महिला ने पूरी दुनिया को दबा के रख दिया था और बता दिया था विश्व गुरु क्या होता है। बड़े बड़े देश भारत के आगे झुक के खड़े हो गए थे। यह अंतर होता है। जी सर, जो ये जी बोलिए। सर, मैं ये पूछ रहा था आपसे कि ये जो सब हुआ और इस सब के पीछे बार बार सवाल उठे, लेकिन जो 1 लाख करोड़ से ज्यादा रुपया डूब गया वो तो आम नागरिक का डूब गया। चिट्ठी अंबानी ने लिखी, उन्होंने मोदी की पोल खोलने को ये पत्र लिखा क्यों? एक सवाल है। अंबानी, क्या अंबानी अडानी में भी अब कुछ फर्क अंतर नजर आ रहा है? दोनों एक दूसरे के सामने खड़े नजर आ रहे हैं। नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। मेरा मानना है कोई अलग नहीं है। वो तो सिर्फ निर्देश आते हैं कि साहब जो कह रहे हैं ट्रंप साहब वो कर दीजिए तुरंत, सिर्फ इतना सा है। वो नरेंद्र मोदी का डर है और कुछ नहीं। मैं इसका कारण बताता हूं। आप देखिए, जिस समय ट्रंप ने एक ट्वीट किया, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, ट्वीट किया, ट्वीट करते ही आधे घंटे के अंदर हमारे विदेश सचिव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कह दिया
कि सीज फायर। अब आप देखिए, नरेंद्र मोदी ने आके नहीं कहा, किसी और ने नहीं कहा, वो तो अंदर से निर्देश है कि साहेब जो कह दे ऊपर से, यानी बॉस तो असल में अब ट्रंप है। आप क्या गलतफहमी का शिकार हैं कि भारत का प्रधानमंत्री स्वयंभू देश का प्रधानमंत्री है? आज नरेंद्र मोदी के शासनकाल में भारत स्वयंभू नहीं रह गया, यहां डायरेक्शन आता है और भारत एक सूबेदार की तरह से, जैसे बड़े राजा होते थे, बादशाह होते थे, तो वो सूबेदार रखते थे। आज उसने भारत को एक सूबा बना दिया है अमेरिका का। तो अब आप समझ लीजिए, ये डायरेक्शंस वहीं से आते हैं और उन्हें फॉलो करते हुए दिखाई देते हैं। ये है, और कोई वजह नहीं, किसी में कोई लड़ाई और उसकी बात ही नहीं है। तुरंत इंप्लीमेंट करने का सबूत देना था, इसलिए ये किया गया। ये विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र बताए जाने वाला राष्ट्र ऐसे खड़ा हो जाएगा, ये तो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। ये तो मैं सपने में यही भी तो नहीं सोचा होगा। यही कह रहा हूं कि आज भारत इतना कमजोर कर दिया गया है कि हम कहीं बोल नहीं पाते। एक देखिए, मैन्युफैक्चरिंग में हम खत्म हो रहे हैं, रोजगार देने में हम सक्षम नहीं है, हमारे हमारा जो आधार होता था वो होता था स्वावलंबन, वो खत्म हो गया। आज हम हैं कहां? आज हम चाइनीज प्रोडक्ट जो लाते हैं उसी पे ही ठप्पा लगाते हैं, उसी को असेंबल करते हैं और बेच देते हैं और कहते हैं साहब ये हम बना रहे हैं। आज भारत के अंदर कुछ नहीं बन रहा, सब कुछ तो आ रहा है, यूरिया खाद तक तो चीन से आ रही, अर्थ मटेरियल तो आ ही रहे, आपकी बैटरीज हो, दूसरी और चीज, सब कुछ तो आज डिपेंड हो गया। टेक्नोलॉजी भी बाहर की है, आपके पास रह क्या गया? आप दुनिया को बता रहे थे कि हमने इतना अच्छा हेलीकॉप्टर बना दिया और लड़ाकू विमान बना दिया कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, और आपने देखा कि कैसे दुबई में जो एयर शो हो रहा था हमारा विमान गिरा। हमारा जो ये सारे नुकसान हैं, ये नुकसान अपने आप में दिखाते हैं। हमारा पायलट चला गया और दिखाता है कि आज भारत कितना कमजोर हो गया है। यहां कमीशन खोरी और अडानी के लिए, अंबानी के लिए पूरा देश किया जा रहा है। देश को जिस तरह से किया जा रहा है, आप देखिए उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत क्यों रद्द की गई? क्योंकि उन्होंने सच बोला था, उन्होंने आईना दिखा दिया था, उन्होंने आवाज बना दिया था देश के लोगों। उन्हें लगा कि यदि ये खड़े हो गए तो डर हमारा खत्म हो जाएगा, और तानाशाह को इसी बात का डर लगता है कि उसका डर नहीं खत्म होना चाहिए। डर खत्म हो गया तो उसका शासन खत्म हो जाएगा, इसलिए यह सब कुछ किया जाता है। जी सर, फिर डर में तो पूरा देश खत्म हो जाएगा। तुम अपना डर बचाने के चक्कर में पूरे देश को दांव पर लगा रहे हो, देश के संसाधन दांव पर लगा रहे हो, देश की अस्मिता दांव पर लगा रहे हो, देश की इज्जत दांव पर लगा रहे हो, हर नागरिक को दांव पर लगा रहे हो। बचेगा क्या? नहीं तो बिल्कुल लगा ही दिया है। आज हमारी बेटियों के साथ में सरेआम रेप हो रहे हैं, गैंग रेप हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। आप बताइए, आज तक क्या सुप्रीम कोर्ट ने या किसी अदालत ने उस पर स्वतः संज्ञान लेके कार्रवाई की है? नहीं की है। आज आप देखिए, पानी से जो जिस तरह से जहरीला पानी पिला करके मार डाला जा रहा है, और मरने वाले कौन है? ये सनातनी है, कट्टर हिंदू ही है, जो उन्हीं के वोटर है। जिन लड़कियों के साथ में रेप हुआ है, गैंग रेप हुआ है, ये कौन है? ये भी इन्हीं की बेटियां हैं, उस सनातनियों की बेटियां, वही कट्टर हिंदूवादियों की बेटियां। तो आप अपनी बेटियों के साथ में रेप करा के, अपने लोगों को जहरीला पानी पिला के, जहरीली हवा से मार डालने के लिए छोड़ दिए हो, तो यह स्थिति है। तो स्वाभाविक सी बात है, आपका अपना कुछ रह ही नहीं गया है। आप तो सरेंडर करके खड़े हैं दुनिया के सामने, और सरेंडर किए हुए हैं आज इस देश के तमाम पूंजीपतियों के आगे, और उनके हिसाब से सब कुछ चल रहा है, उनके हिसाब से कानून बन रहे हैं, उनके हिसाब से नीतियां चल रही हैं, उनके हिसाब से फैसले आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। और जब राहुल गांधी ज्यादा बोलेंगे तो साहब किसी न किसी अदालत से उन्हें तलब कर लिया जाएगा। अभी 19 तारीख को सुल्तानपुर में तलब कर लिया गया है। राहुल गांधी ने गलत क्या बोला था भाई?
अमित शाह उस केस में जो मुल्जिम थे, हत्या के ही मुल्जिम थे, कि उन्होंने जो है जिस तरह फर्जी इनकाउंटर करा के कराई थी, ठीक है बाद में छूट गए, लेकिन वो अलग बात है किन कारणों से वो निर्दोष नहीं छूटे, वो छूटे सबूतों के अभाव में, क्योंकि इनकी सरकार आ गई थी, सबूत नहीं पेश किए गए। तो ऐसी स्थिति में तो ये होता है, ये इस तरह से करते हैं। हम आप बोलेंगे तो हमारे आपकी आवाज को दबाने के लिए तमाम चीजें की जाएंगी, तो यही इनका चरित्र है, इसके अलावा नहीं। जी, लोग तो ये सोचे बैठे कि प्रधानमंत्री जी ने धाक बना दी है। 29 देशों से अब तक विश्व के सर्वोच्च पुरस्कार ले चुके हैं, और अभी ओमान गए थे तो एक सज्जन हमसे बात करने लगे। बातों बातों में पता लगा कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं वहां कई सौ करोड़ का हम कारोबार करेंगे। मैं ऑफिस आया, मैंने ओमान की जनसंख्या सर्च की तो सिर्फ 50 लाख थी। अब 50 लाख तो जनसंख्या हमारे यहाँ नोएडा की है, 50 लाख जनसंख्या गाजियाबाद की है, और दिल्ली का हम जिक्र क्या करें। तो फिर कितने हजार करोड़ का व्यापार होगा जहां की टोटल पॉपुलेशन देश की 50 लाख है। तो अब इस देश के लोगों का क्या कहा जाए। यही कह रहा हूं कि झूठ की बुनियाद पर, झूठे जुमलों पर ये सारा इनका पूरा नेटवर्क खड़ा है। झूठ फैलाना, आपके ज्ञान को छीन लेना, आपको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में फंसा देना, और उसके बूते, और जिसको ज्ञान है, जो जानता है, उसको ये कटघरे में खड़ा करके उसकी क्रेडिबिलिटी को खराब करने की साजिशें करते हैं। यही इनका चरित्र है और यही इनकी सत्ता का आधार है। जी सर, तो ऐसी सत्ता से क्या लाभ मिलेगा कि एक कह रहा है कि तुम मेरे कहने से वो डरता है, मेरे कहने से वो तेल नहीं खरीदता है, वो रूस से नहीं खरीदेगा, और उसी समय एक भारतीय कंपनी एक लेटर जारी कर देती है कि साहब हम तो बिल्कुल ही नहीं खरीद रहे, वो खरीद रहे होंगे तो वो अपना जाने, वो भी सफाई दे। तो अब क्या, एक तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत बीपी रह गया, एक हिंदुस्तान पेट्रोलियम रह गया, एचपी रह गया, एक इंडियन रह गया, और एक रह गए अडानी। अंबानी ने तो अपनी झंझट काट ली लेटर पहले ही जारी करके कि साहब हमें कारोबार करने दो, मैं एक बूंद नहीं खरीदता हूं। तो आखिर ऐसे होगा क्या भाई? शेयर गिरा जो, उससे लाखों करोड़ रुपया जो भी डूबेगा वो आम जनमानस का डूब गया, जिसने शेयर ले रखा है। उसे रिलायंस पर तो कोई असर, उनकी थोड़ी जो आर्थिक सूचकांक में आगे चल रहे थे वो नीचे आ जाएंगे थोड़े बहुत उनकी, लेकिन आम नागरिक बर्बाद हो गया एक लेटर से। उधर देश की अस्मिता गिर रही है, तो देश तो दोनों तरफ से लुट रहा है साहिब। तो साहब गलत चयन करेंगे तो यही होता है। यदि एक छोटा सा उदाहरण, यदि आप जहर खा के आत्महत्या करने की कोशिश करें और ईश्वर करे कि आप की मृत्यु ना हो, लेकिन फिर भी वो जहर आपके शरीर के तमाम अंगों को खराब कर देगा, वो भविष्य के लिए वो उम्र घटा देगा, इस तरह से कर देगा कि वो बर्बादी में चले जाए, तमाम तरह के दूसरे शिकार हो जाए। सेम सी चीज है, उसको उस जहर को मिटाने के लिए जो दवा खाई गई होगी, जो चीजें की गई होंगी, उससे भी नुकसान होगा, साइड इफेक्ट। यानी नरेंद्र मोदी वही उसी जहर की तरह से है। वो जहर आपने और हमने खा लिया है, और उस जहर का भुगतान तो हम ही को करना पड़ेगा, कोई और नहीं करेगा। जी सर, बड़ी गंभीर बात है कि जहर खा लिया और जहर का भुगतान करना पड़ेगा। बार बार एक चीज लाई जाती है कि उन्हें लाओगे तो ऐसा हो जाएगा, उन्हें लाओगे तो ऐसा हो जाएगा, ये अब्दुल तुम्हें मार के खा जाएगा। अब लोगों में अब्दुल का इतना भय कर दिया गया है कि लोग भयभीत हैं, जबकि अब्दुल जहां चाह रहा है वहां मार ले रहा है। आज भी मार ले रहा है, पहले भी मार लेता था। लेकिन अगर आप में अपना हौसला है तो हम रहेंगे कहां? ये विचार कोई क्यों नहीं करता कि हम इतने अंदर से डरा दिए जाएंगे। हमारे सर, पहले मानव को पूंछ पाई जाती थी, मानव ने पूंछ का प्रयोग नहीं किया, पूंछ विलुप्त हो गई। अगर हम डर गए और हमारे अंदर भय व्याप्त हो गया तो हमारे पास अंदर का जो साहस है वो मृत हो जाएगा, और साहस मृत हो जाएगा। फिर हमें कोई इंजेक्शन लगा के भी कहे कि भैया आगे बढ़ जा, झगड़ा हो रहा है, तो हम कहेंगे नहीं भैया मुझे पीछे ला, मेरी तो हिम्मत ही नहीं है आगे बढ़ने की। तो ये हमें एक तरीके से बिल्कुल नेस्तनाबूद क्यों किया जा रहा है, और हम उसमें खुश हैं, हम उसी को पढ़ रहे हैं, उसी को सुन रहे हैं। कोई हमसे कह दे जवाहरलाल नेहरू ने इस देश को बर्बाद करने की उस समय शपथ ली थी,
हमने स्वीकार कर लेते हैं, हम न पढ़ना चाहते हैं, हम व्हाट्सएप का संदेश आता है उसी पर बहस करने लगते हैं, अपने विचार बांटने लगते हैं। हम जरा सा भी नहीं पढ़ना चाहते कि जवाहरलाल नेहरू ने बर्बाद क्या किया। हम डालें गूगल पे आ जाएगा निकल के, जवाहरलाल नेहरू क्या बनाया था, क्या बर्बाद किया, दूध का दूध पानी का पानी हो गया। हम एकाएक आपने जो कह दिया उसी पर क्यों मान लेते हैं कि कांग्रेस ने देश को बर्बाद कर दिया। हम खुद का अपना ज्ञान चक्षु क्यों नहीं खोलते? हम भी तो पढ़े लिखे हैं, हम भी तो समझदार हैं। हम ये क्यों नहीं मानते कि आने वाली सरकारों ने विकास किया नहीं तो देश यहां पहुंचा कैसे? आज देश में कंप्यूटर क्रांति लाने वाले राजीव गांधी थे, देश में आगे बढ़ाने में पूरी भूमिका निभाने वाले पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी। उसके बाद डूबे हुए देश को भारत से नफरत क्यों थी कांग्रेस को, अमेरिका को? क्योंकि कांग्रेस उस समय विश्व की शक्तियों में नंबर दर्ज कराने जा रही थी। जब सबकी अर्थव्यवस्था टूट गई थी तो मनमोहन सिंह ने भारत को ऊंचाइयों पर खड़ा कर दिया। अमेरिका को यह हजम नहीं हो रहा था, कांग्रेस अमेरिका की बात सुन नहीं रही थी, तो उन्होंने फिर एक चाल चली और एक ऐसी सरकार लाके रख दी जो अमेरिका के आगे नतमस्तक हो जाए। और ये भारतीय कब समझेंगे? सच्चाई सुननी चाहिए, क्यों नहीं सुनते? नहीं, बिल्कुल सही है। मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं कि इस सच्चाई से रूबरू इस देश की जनता को होना चाहिए, वो क्यों नहीं हो रहे। एक बात बताइए, आप पर तमाम एक्शन हुए, आप क्या डर गए? नहीं डर गए। मुझ पे दोबारा फिर 2 लाख सब्सक्राइबर हो गए आपके आशीर्वाद से आज। मैं यही कह रहा हूं, मुझ पर दुनिया की इतिहास में पहली बार किसी देश की सुप्रीम कोर्ट ने किसी जर्नलिस्ट के ऊपर सुमोटो लेके क्रिमिनल कंटेम्प्ट किया। मैं क्या डर गया? बोलने से डरता हूं क्या? उमर खालिद डर गया? उमर खालिद ने कल एक कितनी बड़ी बात कही कि मैं बाकी की बेल होने पर उसके बाकी के लिए बहुत खुश हूं। मेरा शायद यही जो है अब इसी तरह जीना है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, फिर भी वो बोल रहा है, लड़ रहा है। आप सोचिए, हिम्मत नहीं हार रहा है। मैं उसे आज का भगत सिंह कहता हूं। और राहुल गांधी देखिए, संसद में उन्होंने कहा था, बता दिया था, तुम हिंदू नहीं हो। हिंदू धर्म कहता है न डरो न डराओ, भगवान शिव की अभय मुद्रा को दिखाते हुए उन्होंने बताया और पूरा उपनिषद को डिफाइन कर दिया था। आज यह सरकार जो झूठ बोल के नफरत फैला के करना चाहती है, और यदि हम फंस रहे हैं तो दोष साम हमारा है, किसी और का नहीं। हम क्यों नहीं डट के खड़े होते हैं? नहीं, झूठ बर्दाश्त नहीं करेंगे, लड़ेंगे। आज अंकिता भंडारी किसी अब्दुल्ला की बेटी नहीं थी, एक सनातनी की बेटी थी। और रेप करने वाले उसके साथ में और जो भी हत्या करने वाले कौन थे? इन्हीं के भाजपाई सनातनी। तो अब आप समझ लीजिए, आपको अपनी बेटियों के साथ यही कराने का शौक है तो कराइए भाई, खुश रहिए। तो जो लोग ये कहते हैं उनकी ये स्थिति है। जिन्होंने अपनी बेटियां दी मुगलों को, वो आज भाजपा के साथ बैठे हुए हैं। दिया कुमारी देख लीजिए, डिप्टी सीएम है राजस्थान में। तो अब आप सोचिए कि उन्हीं के घर की औरतें गई थी मुगलों के यहां, किसी और की नहीं गई थी। तो साहब, यह इतिहास गवाह है। तो ये असल में जिन्ना की मजार पे जाके मत्था टेकते हैं भाजपाई लाल कृष्ण आडवाणी और कहेंगे दूसरों को, और आप मान भी लेंगे तो फिर गलती किसकी? जी चलिए सर, आपने हमें अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार। और आपने समझाने का प्रयास किया है कि कोई आपसे कह दे कि आपका कान कौआ ले गया तो कान को देख लीजिए, कौआ को भी देख लीजिए किधर उड़ रहा है। एकाएक ये मत मान लीजिए कान जा चुका है। सर आपको प्रणाम, नमस्कार।